औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th के लिए जो आज का हमारा जियो में टॉपिक रहेगा दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। चूँकि हम ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन पे हम अलग अलग माशी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम इस लैंड को अलग अलग तरीके में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो फिगर 1.3 दिया गया है, तो इंडिया लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स। हिंदुस्तान की जो लैंड है उसके 3 हिस्से हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं और प्लेट्यूज़ हैं। जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो 43% ऑफ जो हमारा टोटल लैंड है वो प्लेन है, और जो हमारा माउंटेन है 30% जो हमारे माउंटेन्स हैं, और 27% जो है वो हमारे प्लेट्यूज़ हैं। तो thus land is natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the value land of for various purpose with careful planning. तो ये जो हमारी ज़मीन है ये सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, चाहे आपकी वाइल्ड लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो। तो ये जो लैंड है ये एक एसेट है, ठीक है ना। तो इस एसेट को हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना है, उसे बहुत ही केयरफुली हमें इस्तेमाल करना है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इंडिया का जो लैंड है उसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और आइलैंड्स भी हैं। 43% ऑफ जो लैंड जो है दैट इज़ प्लेन्स, एंड 30% ऑफ द लैंड इज़ माउंटेन, and total surface area of the country, and 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich rivers, reservoirs of mineral, fossil fuels and forests. यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं, मिनरल्स हैं, फॉसाइल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। हम लैंड को किन किन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, उसमें बैरन और वेस्ट लैंड होती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जिसमें बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं। और कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड है, इसमें होता है परमानेंट पास्चर्स हैं, ग्रेजिंग लैंड्स हैं। लैंड अंडर मैसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोज नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो 5 साल से बेकार पड़ी हुई ज़मीन होगी उसका। फॉलोइंग लैंड जो है उसमें करंट फॉलो है, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर। अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर a past 1 to 5 years एग्रीकल्चर ईयर। ये जो लैंड है नेट सोवन एरिया, जो एरिया जिसमें हम बीजें बोते हैं, एरिया सोवन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोवन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। उसे ग्रॉस क्रॉप एरिया कहा जाता है, जो हम ईयरली जिसमें हम बीजें बोते हैं। तो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, तो हम लैंड को किस पैटर्न से इस्तेमाल करते हैं? द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज ट्रोपोग्राफी, कल्टीमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकली कैपेबल एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस एक्स्ट्रा। हम जो ज़मीन है, ज़मीन को हम किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं? सबसे पहले हम ज़मीन को देखते हैं, इसकी ज़रखेज़ी देखते हैं, टाइप ऑफ सॉइल की यहाँ पर क्या उग सकता है, और यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये किस लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी हम देखते हैं, कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ की ज़मीन की हम बात वगैरह करते हैं। यहाँ वहाँ की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, या वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन क्या है। जैसे
कश्मीर का कल्चर और ट्रेडिशन अलग है। हम यहाँ पर मक्की बोते हैं, हम यहाँ पर जो है चावल की काश्त करते हैं। इसी तरह से जब हम बाकी इंडियन स्टेट्स की बात करें तो हमारा उनका कल्चर अलग है, तो इसलिए वो अलग से जो इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को और हम अलग से इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को। तो जब हम जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी 1960-61 में देखेंगे तो हमारे जो फॉरेस्ट्स थे वो 18.11% जो हमारा आउट ऑफ 100 था। फिर बैरन और अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड जिसे हम कहेंगे, हमारे पास जो वेस्ट लैंड थी वो 18.11% थी। हमारे पास जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए जो लैंड थी दैट वाज 4.95%। हमारे पास जो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड थे वो हमारा था 1960, हम 60 की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो वो जो हमारा था वो था 4.71%। एरिया अंडर मिक ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोस वो हमारा 1.50% था। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो हमारा था वो था हमारा 45.5%। फॉलो अदर देन करंट फॉलो लैंड जो हमारा था दैट वाज 23.3%। करंट जो फॉलो है हमारा दैट इज़ 8.7%। नेट सोन एरिया जो हमारा है दैट इज़ 46.26%, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 ने ये रिपोर्ट दी है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh occupied by Pakistan and China has also not been surveyed. तो जो हमारा जो लैंड सर्वे हुआ है उसमें जो आसाम का एरिया हमने जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारा आसाम है वहाँ का हमने मेजर नहीं किया है, और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो पाकिस्तान और चाइना के अंडर इलाके हैं उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने उसको भी सर्वे नहीं किया है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड, चूँकि पास्चर पेस्टोरल लैंड जो है वो भी डिक्रीज़ हुई है, और 9th में आपने पढ़ा होगा पेस्टोरल लैंड किस तरह से कॉलोनियल दौर में ख़त्म हो गई थी। Huge cattle population on the pasture land and what are the consequences of it. तो हम इसके बावजूद भी हम मवेशी वगैरह अच्छे से पालते हैं, पाल सकते हैं, तो इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं क्या आप समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फॉलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। जो बाकी जो ज़मीनें हमारे पास कुछ हैं वो पुअर क्वालिटी की हैं या ऐसी हैं जहाँ पर हमें ख़र्चा ज़्यादा लगता है और हमारा जो आउटपुट है वो बहुत कम मिलता है, जो रिज़ल्ट है वो बहुत कम मिलता है हमें। These lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes about 54% of the total reporting area. कुछ ये ज़मीनें जो हैं इनको साल में एक बार या साल में वंस इन ए ईयर या 2 बार 3 सालों में वहाँ पर जो है खेती बाड़ी की जाती है। तो जो पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Islands. 80% जो टोटल एरिया है पंजाब हरियाणा का वो लेस देन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार से 10% छोटा है वो। तो फॉरेस्ट एरिया जो हमारा कंट्री का दैट इज़ the 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. तो 33% जो एरिया हमारा दैट इज़ फॉरेस्ट। इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखता है, ये सही बात है।
तो लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स हु लिव ऑन फॉरेस्ट, मिलियंस में जो लोग हैं वो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी फॉरेस्ट से चलती है. इट a part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural use. Wasteland includes rocky, arid, and desert areas, and land put to the other non-agricultural use includes settlements, roads, railways, industries. वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड होता है जहाँ पर पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो बड़ा ही एरिड एरिया हो, डेजर्ट एरिया हो. और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड वो है जहाँ पर हमने सेटलमेंट्स किए हैं, जहाँ पर हमने रोड बनाए, जहाँ पर हमने बिल्डिंगें वगैरह वगैरह बनाई हुई हैं. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट. हमने कंटिन्यूसली ये लैंड को यूज़ किया बड़े पैमाने पर, और हम ये भूल गए कि हम इसको किस तरह से बचाएं और इसको मैनेज कैसे करें. तो इसकी वजह से क्या हो गया है? इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया है. दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट. इसके बदले में जो हमने ये लैंड जो इस्तेमाल वगैरह की, इससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं? वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू. हमने जो ज़मीनें हैं वो हमारे पुरखों ने भी इस्तेमाल की, आज हम इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे भी इस्तेमाल करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. 95% जो हमारा फूड है वगैरह है, जो हमारा शेल्टर है, जो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो कपड़े वगैरह हैं, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? वो हम ज़मीन से हासिल करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ have not only brought about degradation of land but have also aggraved the peace of natural force to cause damage to land. इंसान ने इस ज़मीन का बेतहाशा इस्तेमाल करके इसे ख़राब ही नहीं बल्कि इसे डैमेज भी कर दिया है. नेचुरल फोरकास्ट जो हमारा है, फोर्सेस जो हैं उनको भी डैमेज किया है. इंसान की एक्टिविटी से कितना नुकसान होता है ज़मीन पर, जो बाकी नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनको कितना नुकसान पहुंचता है. इंसान ने जब इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, फिर उस ऐसे मैनर में उसने नहीं किया कि उनको गैप बैलेंस कर पाए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट तौर पे उसने इसने इस्तेमाल नहीं किया, फ्यूचर जनरेशन उसका ख्याल नहीं रखा, तो हम इसको अपनी ज़मीन को मैनिपुलेट करते हैं. सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमने जंगल काटे, हमने ओवर ग्रेजिंग करवाई, हमने माइनिंग की, हमने क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन. ये सब चीज़ें, जैसे हमने लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो गया? हमने डिफॉरेस्टेशन की, हमने ओवर ग्रेजिंग करवाई, हमने माइनिंग की, तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ. Mining sites are abandoned after excavation work and complete, leaving deep scars and traces of overburdening. It in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. ये जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने माइनिंग की है, माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, और उसकी वजह से आज लैंड डिग्रेडेशन हुआ है. वहाँ पर स्टेट जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो गई है. वो भी एक लैंड डिग्रेडेशन का क्या हो गया है? जो हमारी ज़मीन है वो बंजर हो गई. डिग्रेडेशन का मतलब वो बंजर हो गई हैं. वहाँ की जो ज़मीनें हैं बिल्कुल बेजान हो गई हैं, बंजर हो गई हैं. ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो गई हैं. पंजाब है, हरियाणा है, वेस्ट उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. वहाँ पर जो ओवर इरिगेशन हुआ है उससे भी जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है. उसमें लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जब जब जो 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 फर्टाइल लैंड होती है वो वॉश आउट होती है, तो फिर बंजर ज़मीन रह जाती है. द मिनरल प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर ceramic industry generated huge quantity of dust in the atmosphere. लाइमस्टोन की जो हमने ग्राइंडिंग की है या सोप स्टोन वगैरह, उसका जो डस्ट हुआ है उससे हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है. तो रिसेंट ईयर्स में क्या हो गया? इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी एरियाज ऑफ द कंट्री. अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं, जो पोलूटेंट्स हैं,
उससे भी जो हमारी ज़मीन और पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया है, उससे भी हमारा पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन भी हो गया, वाटर पोल्यूशन भी हो गया है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें एफॉरेस्टेशन करनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग जो है हमें करना है, प्लांटिंग फॉर शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, and some of the methods to check the land degradation in arid areas। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगानी है, एफॉरेस्टेशन करनी है, ग्रेजिंग करवानी है, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में ग्रेजिंग करवानी है। और सैंड ड्यून्स जो है वहाँ पर हमें जो जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पर हमें बुश वगैरह जो है वो लगाने हैं, उससे जो है वहाँ का एरिया भी बचा रहेगा डिग्रेडेशन से। प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, वेस्ट लैंड जो है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, और जो डिस्चार्ज एंड डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंट्स एंड वेस्ट हैं उनको भी प्रॉपरली डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट करना है रिड्यूस लैंड के लिए, एंड वाटर डिग्रेडेशन जो है इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज जो हैं उनको ध्यान में रखना है। तो ये सारे पोल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं था ये, और ये बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और कोई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।